मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आइए चर्चा करते हैं कोष और उपकोष के बारे में। देखिए, जब क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी आई तो उसमें ये पता चला कि जो कोष होता है, जो एनर्जी लेयर है, जैसे ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ एनर्जी लेयर्स होते हैं जिसको हम लोग कोष कहते हैं। इन कोषों के अंदर भी कुछ ऐसे लेयर होती हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रायिकता है, जो प्रोबेबिलिटी है, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। जैसे मान लीजिए, इसे हम, ये जो एनर्जी लेयर है न्यूक्लियस के बाद, इसको हम कई नामों से जानते हैं। पहला तो इसको हम लोग बोर के अनुसार प्रिंसिपल क्वांटम नंबर समझते हैं, इसी को हम लोग के समझते हैं, KLMN। इसी तरह से इसको हम लोग एनर्जी लेयर कहते हैं, इसी को हम लोग कोष कहते हैं, अंग्रेजी में इसको ऑर्बिट कहा जाता है, और इसी को हम लोग सेल भी कहते हैं। देखिए, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि एनर्जी लेयर क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम संख्या क्या है, कोष क्या है, ऑर्बिट क्या है, सेल क्या है। ये सब एक ही हैं। इसको असल में जब प्रारंभ में खोज की गई थी, किसी को इसका एग्जैक्ट नाम नहीं पता था, तो अलग लोग इसे अलग अलग प्रकार के लोग इसे अलग अलग प्रकार के नाम से जानते थे। लेकिन जो सबसे फेमस हुआ वो बोर का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था। तो ये न्यूक्लियस के बाहर जो ये सर्कल है, एक तरह का क्लाउड होता है जिसको सर्कल के फॉर्म में दिखाया गया था, उसको हम लोग कोष कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं, अथवा उसी को हम लोग सेल भी कहते हैं। तो देखिए, जब क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी आई, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन की थ्योरी आई, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी की प्रिंसिपल की थ्योरी आई, तो उसमें ये पता चला कि ये जो कोष होता है, ये जो इसमें कुछ फाइन लेयर्स ऐसी पाई जाती हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के एग्जैक्ट पोजीशन को हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। देखिए क्या है, ये जो प्रिंसिपल क्वांटम संख्या है, ये जो कोष है, इसमें एक पहला उपकोष पाया जाता है। उपकोष वो है जो इस कोष के अंदर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना को एक एग्जैक्ट पोजीशन देता है कि इस जगह पर इलेक्ट्रॉन वास्तव में यहाँ पे लोकेट होगा। अब देखिए, तो ये जो पहला कोष है, इसमें एक उपकोष पाया जाता है जिसका नाम है S। ये इस N उपकोष में, इस पहले कोष में जो उपकोष पाया जाता है उसको हम लोग S कहते हैं। इसे हम N1 द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, इसे हम N2 द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, जो दूसरा कोष है, जो दूसरा सेल है, उपकोष को इंग्लिश में हम लोग सब सेल कहते हैं। उपकोष को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सब सेल कहते हैं। तो ये हमारा जो दूसरा कोष है, उसमें दो प्रकार के उपकोष पाए जाते हैं। एक होता है S और दूसरा होता है P। देखिए, मैंने S को आगे इसलिए लिखा है कि S, किसी भी कोष में अगर S उपकोष है तो वो हमेशा न्यूक्लियस के थोड़ा सा, नाभिक के थोड़ा सा पास में होगा। तो ये जो दूसरा कोष होता है, इसमें दो प्रकार के उपकोष पाए जाते हैं, S और P। तीसरे प्रकार के कोष में तीन उपकोष पाए जाते हैं, S, P और D। चौथे प्रकार का जो कोष होता है, इसमें चार प्रकार के कोष पाए जाएंगे। उसी तरह से चार प्रकार के उपकोष पाए जाएंगे जैसे इसमें है, तो वो हो जाएगा S, P, D, और जो चौथा होता है वो होता है F उपकोष। यानी इसमें कितने प्रकार के उपकोष हैं? S, P, D और F। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि S जो होता है न्यूक्लियस के पास में होता है, और जो F होगा, जो लास्ट जो उपकोष, ये जो F उपकोष है, न्यूक्लियस से थोड़ा दूर होगा। तो ये है क्या? ये वास्तव में किसी कोष में अधिक इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो संभावना है वो प्लेस है। और ये जो उपकोष होते हैं, चाहे S हो, चाहे P हो, चाहे D हो, चाहे F हो, इनमें ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं। यानी कि जो उपकोष हैं वो कक्षकों से मिलकर बना होता है। जो उपकोष होता है, जैसे अभी इसको मैं इसके जस्ट बाद आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे देखें, जैसे देखिए, कोष, उपकोष, कक्षक और इलेक्ट्रॉन। देखिए, जो पहला कोष है उसमें उपकोष होता है S,
इस s उपकोष का जो ऑर्बिटल होगा, जो कक्षक होगा, वो केवल एक होगा और इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पहले कोष में कितने हुए? 2 इलेक्ट्रॉन हुए, ये अधिकतम हो गया। जो दूसरा कोष होता है इसमें 2 कोष s और p होंगे। तो इस तरह से यहाँ पर जो s होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और p में कितने हो गए? 6। कैसे? ये जो p उपकोष होता है, इस p उपकोष में 3 प्रकार के ऑर्बिटल, 3 प्रकार के कक्षक पाए जाते हैं, जिसमें प्रत्येक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इसे हम लोग क्रमशः px, py और pz कहते हैं। देखिए 6 इसके 2 इसके कि टोटल कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। 2n² अगर आप समझते हैं तो अच्छी तरह से देखते होंगे कि यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई n कितना है? 1, उसका स्क्वायर, यानी क्या हो गया? 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। यहाँ आप देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर, ये कितना हो गया? 8। इसी तरह से जो तीसरा कोष होता है इसमें 3 प्रकार के उपकोष मैंने बताया था आपको, s, p और d। अब यहाँ आप देखिए s वैसे ही रहेगा 2 इलेक्ट्रॉन के साथ, p भी वैसे ही रहेगा 3 इलेक्ट्रॉन के साथ अपने 3 कक्षकों के साथ। और यहाँ पर जो नया उपकोष आया है वो है D, और इस D में 3 प्रकार के इस D में 5 प्रकार के कक्षक पाए जाते हैं, जिसे हम लोग sp, जिसे हम लोग dxy, yz, dxz, dx² y² और dz² के नाम से जानते हैं। तो यहाँ देखिए इन सभी कक्षकों में 2-2 इलेक्ट्रॉन भर दिए जा रहे हैं और 2n² के अनुसार अगर आप कंसीडर करें तो यहाँ देखें ये टोटल हो गया इसमें 10, 6, 16, 17 और 18। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। आइए बात करते हैं चौथे कोष की। तो चौथे कोष जो है वो है F। तो F उपकोष जो होता है इसका स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है और इसमें देखिए F का स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है और इसमें जो ऑर्बिटल्स हैं F के वो होते हैं 7। यहाँ पर देखें ये 7 आपके कक्षक दिखाई पड़ रहे हैं और सभी में 2-2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। देखिए इसमें जो S है उसमें तो 2 होंगे, इसमें 6 होंगे, इसमें 10 होंगे और जो F होते हैं उसमें 7 कक्षक होते हैं, 7 ऑर्बिटल होते हैं और उन सभी में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं सब में 2-2 हैं। याद रखिएगा कोई भी हो, किसी भी कोष के कक्षक का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सदैव 2 ही रहता है। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए इसमें 14 इलेक्ट्रॉन हो गए और 2n² के अनुसार अगर आप इसको कंसीडर करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई n इज इक्वल टू 4। तो 2n² कितना हुआ? कितना हो गया? ये 4 चौके 16 हो गया और 16 गुना 32। तो यहाँ पे 32 इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई पड़ेंगे। कैसे हुआ? 14 और 10 24 और 6 कितना हो गया? 24 और 6 हो गया 30 और 2 इलेक्ट्रॉन इसके 32 इलेक्ट्रॉन हो गए। 2n² इसमें भी अगर आप कंसीडर करिए तो ये हो गया
3 का स्क्वायर ये हो गया 9, 9 × 2 = 18। तो इस प्रकार से प्रत्येक कक्षक में सदैव 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। लेकिन अगर आप कोषों को कंसीडर करें तो कोषों के अनुसार अगर आप उसको कोषों में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इस तरह से होता है। देखिए इसको जो S है, S फॉर स्फेरिकल होता है, P फॉर प्रिंसिपल होता है, D फॉर डिफ्यूज होता है और F फॉर फंडामेंटल होता है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ वेरी नाइस डे।